Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter Accounting Ratio. So let's get started from question number 53. From the following information calculate proprietary ratio. तो अभी जितने भी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं ये प्रोप्राइटरी रेशियो से रिलेटेड है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में आपको शेयर कैपिटल गिवन है, नॉन करेंट एसेट्स गिवन है, रिजर्व्स एंड सरप्लस गिवन है एंड करेंट एसेट्स गिवन है. ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हमें प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करना है. ठीक है, इसमें शेयर होल्डर फंड्स और टोटल एसेट्स की जरूरत होती है. ठीक है, तो आप क्वेश्चन को ना उल्टा देखना शुरू किया करो. सबसे पहले जो रेशियो निकालना है उसका फॉर्मूला लिखिए और देखिए कि वो रेशियो निकालने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए. तो मुझे दो चीजें चाहिए. पहला मुझे शेयर होल्डर फंड चाहिए और दूसरा मुझे टोटल एसेट्स चाहिए. ठीक है, अब मैं ये देखूंगी कि क्या इन दोनों चीजों में से कुछ मुझे गिवन है. तो नहीं, मुझे कुछ भी नहीं गिवन है. डायरेक्टली मुझे निकालनी है दोनों चीजें. तो स्टूडेंट, टोटल एसेट्स में क्या आएगा? नॉन करेंट और करंट एसेट्स. मैम ये कैसे पता लगेगा कि कहाँ पे आप टोटल एसेट्स को नॉन करेंट प्लस करंट लिख देते हो, कहीं पे आप कुछ और फॉर्मूला लिख देते हो? तो स्टूडेंट, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है. तो यहाँ पे गिवन जो था उन सर्कमस्टांसेस में मुझे ये पता लगा कि मुझे टोटल एसेट्स का ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है. दैट इज नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, राइट, जो कि बहुत ही लॉजिकल फॉर्मूला है और ये तो लर्न करने की भी जरूरत नहीं है. ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से टोटल एसेट्स तो निकल गई, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिए. बात आती है शेयर होल्डर फंड्स की. तो स्टूडेंट देखिए, जब भी जैसे शेयर होल्डर फंड, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये सब गिवन होता है ना, तो इसमें सबसे ज्यादा काम आता है आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट. तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में हम लिखते हैं ना शेयर होल्डर फंड्स, वहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है, उसके अंदर जनरल रिजर्व वगैरह आ जाते हैं. तो वो आपको याद होना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो वहीं पे मुझे पता लगा कि शेयर होल्डर फंड्स में ही ये दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि इन दोनों चीजों को मिला के ही शेयर होल्डर फंड्स बनते हैं. ठीक है, अब कहीं क्वेश्चन में क्या किया जाता है कि रिजर्व्स एंड सरप्लस की जगह आपको जनरल रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दे देंगे, शेयर कैपिटल की जगह इक्विटी शेयर कैपिटल दे देंगे, या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे देंगे, या फिर दोनों दे देंगे. तो स्टूडेंट, इन्हीं चीजों को घुमा फिरा के दिया जाता है. ठीक है, अभी फिलहाल क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मुझे ये दोनों चीजें गिवन थी, मैंने दोनों को प्लस किया और शेयर होल्डर फंड्स कैलकुलेट कर लिए, उसे फॉर्मूला में पुट कर दिया और मेरे पास प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट हो गई. सॉरी स्टूडेंट्स, आज आवाज में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट प्लीज मैनेज फॉर टुडे. फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो, राइट. तो आपको इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है, रिजर्व्स एंड सरप्लस गिवन है, डिबेंचर्स गिवन है, ट्रेड पेबल्स भी गिवन है, साथ ही साथ में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड अदर करंट एसेट्स गिवन है. तो देख के तो ये पता लगा कि ऊपर कुछ लाइबिलिटीज थी और यहाँ पे कुछ एसेट्स गिवन है. ठीक है, हमें प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है. तो स्टूडेंट, अब देखो, प्रोप्राइटरी रेशियो का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, जो कि क्या था, शेयर होल्डर फंड्स डिवाइड में टोटल एसेट्स. ठीक है, तो शेयर होल्डर फंड्स में इन तीनों चीजों में से, इन 5 चीजों में से क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, जो कि शेयर कैपिटल को देखो बाइफरकेट करके दिखा दिया ना. पिछले क्वेश्चन में आपको शेयर कैपिटल दे दिया था, इस बार शेयर कैपिटल को थोड़ा बाइफरकेट कर दिया, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में डिवाइड कर दिया. ठीक है, एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस हमें गिवन है. क्या डिबेंचर्स और ट्रेड पेबल्स शेयर होल्डर फंड्स में इंक्लूड होंगे? आंसर इज नो, नहीं होंगे. ठीक है, उसके बाद अगर मैं टोटल एसेट्स की बात करूं तो स्टूडेंट, टोटल एसेट्स में भी देखो नॉन करंट और करंट हमें पिछली बार गिवन थे, इस बार उन्हें हमें अलग अलग नाम दे दिए. ठीक है, दैट्स इट. बाकी दिए वही हैं, अभी भी नॉन करंट और करंट एसेट्स ही दिए हैं. ठीक है, तो मुझे पता है कि इन तीनों चीजों को इंक्लूड करके मेरे पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे और इन स्टार्टिंग की 3 चीजों को प्लस करके मेरे पास शेयर होल्डर फंड्स आ जाएंगे. तो देखिए स्टूडेंट, मैंने वही किया, फिक्स्ड एसेट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स और अदर करंट एसेट्स को मैंने प्लस किया, मेरे पास ये आ गया. स्टूडेंट, फिक्स्ड एसेट्स और कुछ नहीं है बल्कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ही है. एंड एज ऑल वी नो कि हमें सब पता है कि अब बैलेंस शीट में भी फिक्स्ड एसेट्स की जगह प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का नेम यूज किया जाता है. ठीक है, अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली. तो कि स्टूडेंट, मुझे पता है कि इन क्वेश्चन में गलती यहाँ हो जाती है, जैसे व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड मुझे भी ये नहीं समझ में आता था कि क्या चीज़ें मैं शेयर होल्डर फंड्स में इंक्लूड करूँ क्या ना करूँ. बट अब मुझे ये चीज़ क्लियर है कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद करना है. ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली करना है. अब देखो, अगर आप ये गलती कर दो कि आप इसमें डिबेंचर्स और ट्रेड पेबल्स इंक्लूड कर दो तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, बिकॉज उससे आपका पूरा रेशियो गलत है, इट मीन्स पूरा क्वेश्चन गलत स्टूडेंट, राइट. तो वो चीज़ का बहुत ध्यान रखना
है कि जो डिबेंचर्स हैं वो आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएंगे, ठीक है, दैट इज नॉन करंट लाइबिलिटीज, एंड जो ट्रेड पेबल्स है वो करंट लाइबिलिटीज में आएंगे। तो अगर हम बैलेंस शीट में देखें स्टूडेंट, तो वहां पे जब पूरा फॉर्मेट चल के आ रहा होता है तो वहां पे शेयर होल्डर फंड्स के बाद नीचे अलग से आपको वहां पे सब गिवन होता है ना, जैसे कि शेयर होल्डर फंड्स, फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड देन करंट लाइबिलिटीज। तो नॉन करंट और करंट अलग हो जाते हैं और शेयर होल्डर फंड्स में तीनों चीजें आएंगी। आई होप अब ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। तो यहाँ से शेयर होल्डर फंड्स आ गए, उसको आपने यहाँ पे पुट किया, टोटल एसेट्स आप अभी निकाल ही चुके हो, आपके पास रेशियो कैलकुलेट हो गई। अब देखो जैसे 55 क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें भी आपको वही सेम प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करना है। देखो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस शेयर होल्डर फंड्स आ गए। अगर अब हमें बात करनी है टोटल एसेट्स की, तो टोटल एसेट्स में देखिए क्या क्या आ जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ जाएगा, ट्रेड इन्वेस्टमेंट आ जाएंगे एंड करंट एसेट्स आ जाएंगे, राइट। तो अब आपको लग रहा होगा कि हाँ ये तो बिल्कुल भी मुश्किल है ही नहीं, है ना। हमने फिर से वही किया, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस इंक्लूड किया, शेयर होल्डर फंड्स निकाल लिए, फिक्स्ड एसेट्स, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स प्लस किए, टोटल एसेट्स निकाल लिए और प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट हो गई। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में भी हमने क्रेडिटर्स दैट इज करंट लाइबिलिटीज और 9% डिवेंचर्स दैट इज नॉन करंट लाइबिलिटीज को इग्नोर किया और सिर्फ शेयर होल्डर फंड्स के अंदर जो जो चीजें इंक्लूड होती है उनको इंक्लूड करके रेशियो कैलकुलेट किया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 56 में क्या बोला है, आपको प्रोप्राइटरी रेशियो ही कैलकुलेट करनी है, पर इस पर उन्होंने आपको ना कुछ अलग तरीके से दिया हुआ है। देखो टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो बता दी और डेप्ट बता दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल बोला है कि वो 0.5 टाइम्स है डेप्ट का, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 25% है इक्विटी शेयर कैपिटल का, और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताया हुआ है और रेट ऑफ टैक्स बताया हुआ है। अब देखो स्टूडेंट क्वेश्चन दिखने में कितना मुश्किल लग रहा है, बट है नहीं। अब देखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करनी है, आपको प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करना है, जिसके लिए मुझे चाहिए शेयर होल्डर फंड्स और टोटल एसेट्स, ठीक है। मुझे ये दो चीजें चाहिए, मेरा अभी मेन मोटिव इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दो चीजें निकालने का है, सो दैट मैं अपना रेशियो निकाल लूँ, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि कुछ चीजें क्वेश्चन में गिवन हो, उसमें से कोई चीज इंपॉर्टेंट ना हो, या फिर सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो, वो सॉल्व करके ही पता लगेगा, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो गिवन है, दैट इज 2:1 और मुझे बताया गया है कि जो डेप्ट है वो 5 लाख रुपीज का है। अब टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो क्या फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, टोटल एसेट्स अपॉन में डेप्ट, इसमें से जो जो चीजें गिवन है उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, तभी तो हमें गिवन है ना, वैल्यू पुट करने के लिए गिवन है, भाई दे दिया तो उसको छोड़ तो देंगे नहीं, वी हैव टू पुट द वैल्यू, राइट। तो हम वही करेंगे यहाँ पे, तो मैं वही कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे टोटल एसेट्स तो मुझे पता नहीं थे, पर मुझे डेप्ट की वैल्यू पता थी, मैंने डेप्ट की वैल्यू पुट कर दी, और मुझे टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो भी 2:1 गिवन था, मैंने वो भी पुट कर दिया। अब स्टूडेंट सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके मुझे पता लग गया कि टोटल एसेट्स की वैल्यू क्या है, 10 लाख है। तो ये चीज तो मेरे पास कैलकुलेट हो गई। अब बात आती है शेयर होल्डर फंड्स कैलकुलेट करने की, ठीक है। अब देखो शेयर होल्डर फंड्स के लिए ना उन्होंने आपको अलग अलग चीजें बताई हैं, ठीक है। देखो उन्होंने आपको क्या बोला कि इक्विटी शेयर कैपिटल 0.5 टाइम्स है डेप्ट का, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 25% है इक्विटी शेयर कैपिटल का, एंड देन अलग से नेट प्रॉफिट बताया हुआ है। तो ये सारी चीजें तो भैया हमें पता है कि इंक्लूड होने वाली है शेयर होल्डर फंड्स में, बट वो निकालनी पड़ेंगी ना अलग अलग करके। तो देखो सबसे पहले आप इक्विटी शेयर कैपिटल निकालो, एक एक करके चलो, जैसे जैसे क्वेश्चन में गिवन है। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है, 0.5 टाइम्स ऑफ डेप्ट, तो 0.5 टाइम्स ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, है ना, ये तो हमें पता है, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि जहां पे भी ऑफ लिखा होता था ना उसका मतलब मल्टीप्लाई होता था, राइट। और डेप्ट क्या है वो तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, पुट करा उसे, मल्टीप्लाई किया, एंड इक्विटी शेयर कैपिटल भी कैलकुलेट हो गया, ठीक है। देन अगर हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात करें तो हमें बोला गया है कि जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो 25% है इक्विटी शेयर कैपिटल का, तो 25% निकाल दिया इक्विटी शेयर कैपिटल का। अब देखो ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है, जब तक आप यहाँ से टोटल एसेट्स निकालोगे, ठीक है, तब तक आप इक्विटी शेयर कैपिटल पे नहीं जाओगे, तो कि अगर एक चीज हमारी कंफर्म हो जाएगी तभी हम दूसरी चीज पे बढ़ेंगे। फिर जब तक इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं निकालेंगे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही नहीं निकाल सकते, तो कि ये डिपेंड ही इक्विटी शेयर कैपिटल के ऊपर कर रहा है ना। अब आगे हमें क्या गिवन था, ये चीज थोड़ी सी अलग है जो आपको समझनी है, बाकी अभी तक तो बहुत ईजी था। देखो आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10 लाख बताया हुआ है। स्टूडेंट देखो जो शेयर होल्डर फंड्स होते हैं ना उसमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या सरप्लस ये सब इंक्लूड होता है, दैट्स वाई यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी इंक्लूड होगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, वो भी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। अच्छा तो अब मुझे यहाँ पे देखें क्या गिवन था क्वेश्चन में कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10 लाख है और जो रेट ऑफ टैक्स है वो 40% है, ठीक है। तो बिफोर टैक्स मतलब अभी तक इसके ऊपर टैक्स लगा नहीं है, ठीक है, और टैक्स रेट भी मुझे क्वेश्चन में बता दिया।
अब स्टूडेंट आगे भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स यूज होगा, तो इस चीज का ध्यान रखना। देखो स्टूडेंट, अब बिफोर टैक्स का मतलब ये होता है कि देखो हमारा प्रॉफिट है, ठीक है, हमें उस पर टैक्स देना होता है। तो अगर आप टैक्स दे के अपने प्रॉफिट को उतना कम कर चुके हो तो वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बन जाएगा। और अगर अभी तक आपने उसमें से प्रॉफिट को लेस नहीं किया है, एज इट इज आपका प्रॉफिट पड़ा है, तो वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, राइट, जो कि बहुत ही ज्यादा लॉजिकल है। तो देखो 10 लाख का जो ये प्रॉफिट था ना, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। अभी तक मैंने इसमें से प्रॉफिट को लेस नहीं किया, और सॉरी टैक्स को लेस नहीं किया। अब टैक्स रेट क्या थी स्टूडेंट, 40%। अब ये तो आपको खुद भी पता है कि ये 40% हम किसका निकालेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट का ही निकालोगे, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 40% मैंने प्रॉफिट का निकाला। तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए, और 4 लाख का मेरे पास टैक्स निकल के आ गया। मैंने अपने प्रॉफिट में से 4 लाख का टैक्स लेस किया, तो मेरे पास 6 लाख प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आ गया। तो यहाँ से आपको ये चीज क्लियर हो गई कि हमेशा जब भी हम लोग प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट कर रहे होंगे, या फिर प्रोप्राइटरी रेशियो ही नहीं, कभी भी अगर आप शेयर होल्डर फंड्स भी निकाल रहे होते हो ना, तो वहां पे आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्लूड करना है, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब टैक्स डिडक्ट करना है। तो मैंने वही किया, यहाँ पे जितनी भी टैक्स रेट थी वो लगाई और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट कर लिया, सिंपली माइनस करके। ये पूरी की पूरी चीज टोटली लॉजिकल है, याद करने वाला कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझना है, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल आपने निकाल लिया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपने निकाल लिया, प्रॉफिट आपने निकाल लिया, पुट कर दिया, आ गया रेशियो में, फॉर्मूले में पुट कर दिया, और आपके पास रेशियो कैलकुलेट हो गई। स्टूडेंट ज्यादा मुश्किल नहीं था। फिर भी कोई दिक्कत हो एक बार पीछे करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 57 के लिए मैं आपको ये कहूंगी कि अपने पास बुक ओपन कर लीजिए, ठीक है। देखिए, इसमें आपको रीजन से बताना है कि वही सेम चीज की प्रोप्राइटरी रेशियो इंप्रूव होगी, डिक्लाइन होगी, या फिर चेंज नहीं होगी। अलग अलग केसेस गिवन है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, देखो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, वो फॉर्मूला पुट करेंगे। मैंने फॉर्मूला लिख दिया। मुझे बोला था 0.8:1 आपको प्रोप्राइटरी रेशियो हमने दी है, तो मैंने सबसे सिंपलेस्ट वैल्यू शेयर होल्डर फंड की 8 लाख अज्यूम कर ली, और टोटल एसेट्स की 10 लाख अज्यूम कर ली, ठीक है। ये सब चीजें क्या है, एजम्पशन है, जो कि अब तक आपको क्लियर हो गया होगा, हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए इसके, ठीक है। सबसे फर्स्ट में बोला हुआ है कि ऑब्टेन द लोन ऑफ 5 लाख फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेबल आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है। आपने क्या किया, लोन लिया। अब मुझे ये बताओ, जब आप लोन लेते हो तो उससे क्या होता है स्टूडेंट, एक तो आपकी लाइबिलिटी बनेगी, और यहाँ पे आप बोल रहे हो कि आपको 5 ईयर्स के बाद पे करना है, तो वो स्टूडेंट लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स बन गई मेरी, ठीक है। और दूसरी चीज, मेरे पास कैश आ रही है ना फर्म में, जो कि मैं ले रही हूँ, ठीक है। तो ये दोनों चीजें मेरी इफेक्ट करेंगी। तो मुझे ये बताओ कि क्या लॉन्ग टर्म बोरोविंग से इन दोनों चीजों में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा मैम, बिकॉज हम इतने सारे क्वेश्चन अभी देख के आए हैं, तो उसमें हमने ये देख लिया था कि हमें हमेशा नॉन करंट और करंट लाइबिलिटीज को इग्नोर करते हुए चलना है। इट मीन्स इसको भी हमें क्या करना है, इग्नोर करना है। अच्छा, क्या कैश से फर्क पड़ेगा? यस मैम, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि टोटल एसेट्स में तो करंट एसेट्स भी इंक्लूड होते हैं, और कैश क्या है, एक तरीके की करंट एसेट ही है। इट मीन्स मेरे टोटल एसेट्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। मेरी रेशियो ये बन गई, पहले ये थी अब ये बन गई, तो मेरी रेशियो क्या हो गई, डिक्लाइन हो गई। और रीजन क्या है, टोटल एसेट्स इंक्रीज होने की वजह से मेरी प्रोप्राइटरी रेशियो डिक्लाइन हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, राइट। देखिए, सेकंड वाले में आपको बोला गया है कि आपने एक मशीनरी लिया है 2 लाख की बाय चेक, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, जब आप मशीनरी लोगे तो उससे क्या होगा, एक तो आपके पास फॉर्म में मशीनरी आ जाएगी, ठीक है, और दूसरा हम कैश या बैंक के थ्रू पे करेंगे तो वो चीज कम हो जाएगी। तो स्टूडेंट, एक तरफ आपके टोटल एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं और दूसरी तरफ ही वो कम हो रहे हैं। तो एक बार मैंने बढ़ाया, एक बार कम किया, तो अल्टीमेट इफेक्ट कुछ भी नहीं हुआ, तो कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, यही रीजन है। तो स्टूडेंट, आपने भी करना है ना, तो इसी तरीके से करना है, वो स्टेटमेंट पढ़नी है, किन किन जगह पे इफेक्ट पड़ रहा है वो देखना है, और फिर क्वेश्चन को कर देना है। थर्ड में बोला हुआ है कि आपने रिडीम किए हैं 7% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एट द रेट 3 लाख रुपीज, ओके। अब देखो, रिडीम करने से एक तो शेयर होल्डर फंड्स भी कम हुए, तो कि रिडीम करना मतलब कम करना, तो प्रेफरेंस शेयर कम हो रहे हैं तो शेयर होल्डर फंड्स भी कम हो रहे हैं, और मेरे पास टोटल एसेट्स भी कम हो रहे हैं, और दोनों का अमाउंट सेम है, आप 3 लाख रुपीज के अकॉर्डिंगली ही कर रहे हो। तो रेशियो आपके पास ये बन रही है, तो अल्टीमेट रेशियो जो है वो डिक्लाइन हो रही है, और रीजन मैंने लिख दिया कि शेयर होल्डर फंड्स और टोटल एसेट्स दोनों चीजें क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है सेम अमाउंट से। क्लियर है। नेक्स्ट में आपको बोला गया है कि आपने इक्विटी शेयर्स इश्यू करे टू द वेंडर ऑफ बिल्डिंग परचेज फॉर 7 लाख। अब देखो स्टूडेंट, इससे भी दो ही चीजें हुई, एक तरफ तो आप उसको इक्विटी शेयर्स इश्यू करके दे रहे हो तो वो इंक्रीज हुआ, ठीक है। दूसरी तरफ आप बिल्डिंग परचेज कर रहे हो, एसेट आ रहा है, तो वो भी इंक्रीज हुए। दोनों चीजें इंक्रीज हुई, रेशियो ये बनी, तो रेशियो क्या हो गई, इंप्रूव हो गई। रीजन क्या है कि शेयर होल्डर फंड्स भी बढ़ रहे हैं, टोटल एसेट भी बढ़ रहे हैं सेम अमाउंट से, राइट।
और लास्ट वाले में क्या बोला हुआ है कि रिडीम हुए 10% रिडीमेबल डिवेंचर्स ऑफ 6 लाख रुपीज। तो देखो हमने क्या किया, रिडीम कर दिए 10% रिडीमेबल डिवेंचर्स। अब देखो ध्यान रखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। ऊपर वाले क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुए थे तो हमने शेयर होल्डर फंड्स को भी रिड्यूस किया था। इस बार डिवेंचर्स कम हो रहे हैं तो सिर्फ कैश कम होगी। देखो क्या हुआ कि रिडीम जब होता है ना तो आपको टोटल एसेट्स को तो कम मैंने दोनों केसेस में किया, बस वहां पे प्रेफरेंस शेयर थे तो मैंने शेयर होल्डर फंड को भी किया। बट यहाँ डिवेंचर्स की बात हो रही है और डिवेंचर्स एक तरीके की लॉन्ग टर्म बोरोइंग है तो उसको मुझे शेयर होल्डर फंड में कोई इफेक्ट नहीं डालना है, तो मैंने नहीं डाला। रेशियो मेरे पास ये बन गई और रेशियो मेरे पास इंप्रूव हो गई और उसका रीजन है इंक्रीज इन टोटल एसेट्स। राइट स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 58 में आपको अलग अलग रेशियो निकालने हैं। तो देखो अभी सारे हम समझ चुके हैं, डिफिकल्ट तो है नहीं, ठीक है, तो एक एक करके निकालेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 58 में जो जो गिवन है उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। अब मुझे ये 3 रेशियो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, मुझे शेयर होल्डर फंड पहली चीज चाहिए, दूसरा मुझे क्या चाहिए, डेप्ट चाहिए, ठीक है, मुझे टोटल एसेट्स चाहिए, मुझे इक्विटी चाहिए, ठीक है। और डेप्ट और टोटल एसेट्स तो आप निकालोगे ही तो वहां से ये रेशियो भी कैलकुलेट हो जाएगी। तो मुझे टोटल 4 चीजें चाहिए, ठीक है। तो क्या इन चारों में से कुछ भी हमें गिवन है? नहीं, कुछ भी डायरेक्टली गिवन नहीं है, राइट। देखो स्टूडेंट, टोटल एसेट्स जो होते हैं उसमें नॉन करंट और करंट एसेट्स आते हैं। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा तो मुझे क्या था ना, मुझे पता लग गया कि मुझे जब क्वेश्चन में करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स गिवन है ना तो मुझे टोटल एसेट्स का यही वाला फॉर्मूला यूज करना है और मैंने निकाल लिया टोटल एसेट्स, दैट इज 3 नंबर पॉइंट वाला मेरा कंप्लीट हो गया। अब बात आती है डेप्ट निकालने की। तो डेप्ट का ये वाला फॉर्मूला हम बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चन में यूज कर चुके हैं, दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, राइट। वो भी मेरे पास दोनों चीजें गिवन थी तो मुझे पता लग गया कि डेप्ट निकालने के लिए मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब बात आती है टोटल इक्विटी निकालने की बेसिकली, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, इक्विटी निकालने के लिए ना मुझे यहाँ पे ना देखो ना ही कुछ शेयर होल्डर फंड्स दिखे, ठीक है, ना ही मुझे यहाँ पे कुछ इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऐसा कुछ भी गिवन नहीं था। तो मुझे ये सोचना है कि मैं इक्विटी किस तरीके से कैलकुलेट करूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट एक चीज आप मुझे खुद बताओ, देखो जब हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखते हैं तो वहां पे आपको देखो सबसे पहले ऊपर यहाँ पे शेयर होल्डर फंड्स दिखते हैं, देन नॉन करंट लाइबिलिटीज दिखती हैं, देन करंट लाइबिलिटीज दिखती है, देन हम टोटल कर देते हैं, देन हम एसेट्स पे चले जाते हैं और वहां पे सारे तरीके के आपको टोटल एसेट्स दिखेंगे जिसमें बेसिकली आपके पास करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स आएंगे एंड देन हम इसका टोटल कर देंगे, ठीक है। तो जितने टोटल एसेट्स होंगे वो अल्टीमेटली इन तीनों चीजों के इक्वल होंगे, ये चीज हम जानते हैं। तो वही तो मैंने यहाँ पे भी लिखा है, इट इज इक्विटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटीज गिव्स यू टोटल एसेट्स। तो यहाँ पे भी क्या यूज हुआ, लॉजिक यूज हुआ। तो स्टूडेंट मैंने बार बार बोला है, जो चीजें मैं बोल रही हूँ ना उन्हें ध्यान रखना, ठीक है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट लर्न होना बहुत जरूरी है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे यूज करी है। टोटल एसेट्स मैंने ऊपर निकाल लिए थे, मैंने वो पुट कर दिए, इक्विटी मुझे निकालनी है और नॉन करंट और करंट लाइबिलिटी मुझे गिवन है। तो गिवन के अकॉर्डिंगली मैं अपने फॉर्मूलाज चेंज करती हूँ, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे किया, नॉन करंट लाइबिलिटीज भी मैंने निकाल ली थी। तो अब मुझे पता लग गया, अब देखो जो मेरे स्टेप्स डिसाइड हुए कि क्यों मैंने सबसे पहले टोटल एसेट्स निकाले, देन मैंने डेब्ट्स निकाली और फिर मैं इक्विटी निकाल रही हूँ, तो वो इन फॉर्मूला की वजह से हुए, ठीक है। तो कि क्वेश्चन को देख के हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि हाँ भाई ये क्वेश्चन करने के लिए ये फॉर्मूला यूज होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से इक्विटी भी निकल गई, डिफिकल्ट कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा लॉजिक और ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे प्रोप्राइटरी रेशियो में देखो क्या किया, शेयर होल्डर फंड्स मिल गए, टोटल एसेट्स मिल गए, पुट कर दिया, रेशियो निकाल लिया। देन मैंने डेप्ट टू इक्विटी रेशियो में डेप्ट और इक्विटी रख दिया, रेशियो निकाल दिया। देन मैंने टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो में फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दी, मैंने टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो भी कैलकुलेट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 59 में देखो फिर से आपको ये तीनों रेशियो कैलकुलेट करनी है। इस बार आपको टोटल डेप्ट गिवन है, ठीक है, चलो ये अच्छी बात है, बाकी हमें काफी सारी चीजें गिवन है। अब इन दोनों चीजों को देख के ये तो पता लग रहा है कि हम यहाँ से करंट लाइबिलिटी जरूर कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो देखो देखते ही पता लगा है ना, तो ये चीज आपको भी अब आनी है। अब देखिए स्टूडेंट, मुझे जो गिवन था मैं उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करूंगी। अगेन वही बात आती है, मुझे प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है तो मुझे शेयर होल्डर फंड्स और टोटल एसेट्स चाहिए, मेरे पास दोनों चीजें नहीं है। मुझे डेब्ट और इक्विटी चाहिए, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है, मुझे सब कुछ निकालना है। तो जो मैंने सबसे पहले देख के मुझे समझ आया था ना कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी होता है, मेरे पास दो चीजें हैं तो मैं तीसरी चीज निकाल सकती हूँ। तो मैंने सबसे पहले वही किया जो मुझे सबसे पहले समझ में आया।
आगे बात समझ? ठीक है। अब बात आती है टोटल डेप्ट की। तो स्टूडेंट अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी है तो हमने ये चीज़ देखी थी कि टोटल डेप्ट्स जो होते हैं ना उसमें नॉन करंट प्लस करंट दोनों चीज़ें आती हैं। ठीक है, टोटल डेप्ट मतलब टोटल लाइबिलिटीज, तो टोटल लाइबिलिटीज में नॉन करंट भी आएंगी और करंट भी आएंगी। एंड एज वी नो कि ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने जब डेप्ट निकाला था तो वो नॉन करंट लाइबिलिटीज थी, राइट, और उसको आपने साथ में फिर करंट लाइबिलिटी प्लस की थी। तो स्टूडेंट ये चीज़ें मैं इतनी बार रिपीट कर चुकी हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अब आपको पता है, ठीक है। तो टोटल डेप्ट में नॉन करंट प्लस करंट दोनों आती हैं। तो टोटल डेप्ट आपने पुट किया और नॉन करंट लाइबिलिटीज यहाँ से कैलकुलेट कर ली। तो गलती क्या हो जाती है कि भाई इसी को लेके सीधा पुट कर देते हैं फॉर्मूला में, फिर सोचते हैं आंसर गलत क्यों आ रहा है। तो रीज़न समझ आ गया होगा, ठीक है। और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला मैंने बोला था कि ये बहुत बच्चों को याद नहीं होता है, दिक्कत आती है, कैपिटल एम्प्लॉयड जाके अटक जाता है, वहां पे नहीं समझ आता क्या यूज करना है। तो ये याद करना कंपलसरी है। ये वो फॉर्मूला है जो कि याद किए बिना आप नहीं जा सकते हो, ये आपको लर्न करना मैंडेटरी है, तो कर लेना, ठीक है। अब मैंने इसे पुट किया और मैंने यहाँ पे शेयर होल्डर फंड्स कैलकुलेट कर लिए। बात आती है टोटल एसेट्स की, फिर मैंने इसे पुट किया और मैंने टोटल एसेट्स भी कैलकुलेट कर लिए। तो अल्टीमेटली यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला यूज हुआ, ये मैंने निकाल लिया था और ये मेरे को गिवन था, ठीक है। और ये भी निकाल लिया, इसकी भी जरूरत थी। तो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे सबसे पहली कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है। दूसरा ये समझना कि टोटल डेप्ट में नॉन करंट और करंट दोनों आती हैं, सिर्फ नॉन करंट नहीं आती है। तो स्टूडेंट जो भी आपने वैल्यू निकाली उसे आपने पुट कर दिया और यहाँ पे रेशियो को कैलकुलेट कर लिया। आप देख सकते हो सामने मैंने सिर्फ वो वैल्यूज यहाँ पे पुट करी हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। Still, if you have any doubt, you can ask me in comment section. And if you find this video useful, then please like, share and subscribe my channel.